Hello everyone. Now again in the same video I am going to teach you the topic which is related with the tissue. क्लास 9th का टॉपिक कवर किया है तो थोड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन जिसमें आपका टिश्यू का पॉइंट कुछ रिवीजन हो जाए। आइए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या वन वर्ड के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए बड़ा क्विक सा रिवीजन आपको करा देते हैं। चलिए आइए, कह रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं पैरेन्काइमा है ना। इससे पहले वाली जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें आपको बताया था कि पैरेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू है। कह रहे हैं पैरेन्काइमा कंटेनिंग, ऐसा पैरेन्काइमा जो अपने आप में रखता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्या सारे पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता? नहीं होता। अगर वो पैरेन्काइमा रूट में है और उसका कलर ग्रीन नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। तो कह रहे हैं द पैरेन्काइमा कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज, ऐसे पैरेन्काइमा का नाम बताइए जिनकी सेल्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनल जिसको आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं वो प्रेजेंट है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो उसको हम लिखेंगे CHLOREN, क्लोरेन, CHYME, क्लोरेनकाइमा। ध्यान से सुनेंगे, ये कॉलेनकाइमा नहीं है, ये है क्लोरेन, क्लोरोफिल से लिया गया है। क्लोरेनकाइमा CHLORENCHYMA, ये मेरा आंसर है फर्स्ट का। आइए सेकंड पे आते, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट आपका है इनर लाइनिंग ऑफ। अब यहाँ से हमने एनिमल टिश्यू को कवर करना शुरू किया। कह रहे इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल एक नया टर्म आपके लिए, और जो ब्लड वेसल है ना उसका मतलब होता है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आइए, ये कह रहे हैं इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल इज मेड अप ऑफ, यानी ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल की इनर लाइनिंग। इनर लाइनिंग का मतलब समझ गए, जैसे ये कंसीडर करिए ये आर्टरी जा रही है, ऐसे जा रही है आर्टरी, तो पूछ रहे हैं कि इस साइड में कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, अंदर की तरफ, इन साइड, यहाँ पे कौन से टिश्यू प्रेजेंट है, यहाँ पे कौन से टिश्यू प्रेजेंट है ना। तो इन दोनों की इनर लाइनिंग जो जिसकी बनी होती है उसको हम कहते हैं SQUE, स्क्वैमस, MOUS, एपिथेलियम, EPITHELIUM। फिर से बोल रही हूँ, दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम। इसे करेक्ट कर लिया जाए, स्क्वैमस एपिथेलियम इज देयर फॉर द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में है और लिम्फ में भी है। माउथ की इनर लाइनिंग भी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। स्किन की टॉप मोस्ट लेयर भी स्क्वैमस, ये ऊपर वाली लेयर भी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। कैसे होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम, इनका जो स्ट्रक्चर होता है स्क्वैमस एपिथेलियम का, ये इरेगुलर शेप के होते हैं और बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बीच में कहीं कोई गैप नहीं होता। न्यूक्लियस को काउंट करके हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने सेल्स हैं। जैसे यहाँ जो टिश्यू बनाया उसमें 1 2 3 सेल्स बनाए। इस तरीके की इरेगुलर शेप के फ्लैट जिनमें साइटोप्लाज्म थोड़ा कम हो, न्यूक्लियस दिखाई पड़े, इसको हम स्क्वैमस एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं थर्ड पे आगे, टिश्यू प्रेजेंट इन विंड पाइप। विंड पाइप ट्रैकिया को कहते हैं। यहाँ पाए जाने वाले टिश्यू का नाम बताइए। CILIATED, ये वर्ड मैंडेटरी है, लिखना ही लिखना है आपको। ये इसका स्पेसिफिक फीचर है। सो सिलिएटेड, और उसके बाद हमें नया वर्ड मिल रहा है दैट इज एपिथेलियम, THELIUM, ये लगाया हमने, सिलिएटेड एपिथेलियम, ये लिख दिया। दिस इज द करेक्ट वर्ड, सिलिएटेड एपिथेलियम, विंड पाइप के अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलास्टिक नेचर ऑफ स्किन। ये स्किन की जो इलास्टिसिटी है, यू पकड़ के ऐसे करके छोड़ दे, वापस जाना है ना। एज जितनी कम होती है ये इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होती है। 14 years, 15 years, 16 years, 18 years, skin is very tight and highly elastic। और जैसे जैसे एजिंग होती जाती है, आप देखिए आपके घर में कोई ग्रैनीज हो, दादी हो, दादाजी हो, उनकी स्किन के ऊपर रिंकल्स पड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर की जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, उसके मस्कुलर टिश्यू को जब ऐड करने के लिए हमें कनेक्टिव टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है। जब वो कनेक्टिव टिश्यू है वो एक एजिंग का सिंबल है। एजिंग का मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ वो कनेक्टिव टिश्यू कम होता जाएगा, राइट। तो ये जो स्किन की इलास्टिसिटी है ना,
वो इलास्टिसिटी कनेक्टिव टिश्यू की वजह से है, ये उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम पूछ रहे हैं। द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलास्टिक नेचर ऑफ द स्किन, या हम लिखेंगे एरियोलर, AREOLAR, एरियोलर टिश्यू। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं, दिस इज एरियोलर टिश्यू, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट ये कह रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू विच स्टोर्स फैट, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू का नाम बताइए जो अपने आप में फैट स्टोर करके रखता है। वेरी सिंपल, मोस्टली सभी लोग सही आंसर करते हैं। द आंसर इज एडिपोज टिश्यू। इसको हमने आंसर लिखा है इसका, एडिपोज टिश्यू। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसके पास फैट स्टोर हो उसे हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। अगले क्वेश्चन को मैंने यहाँ से कॉपी किया, क्या कह रहे हैं, एडिपोज टिश्यू मेक्स अ लेयर ऑफ पैडिंग, है ना, एक पैडिंग बना रहा है या लेयर बना रही है, तो पैडिंग बना रहा है, मेक्स अ लेयर और पैडिंग अंडर द स्किन। ऐसा नहीं कि केवल स्किन के पास ही एडिपोज टिश्यू पा रहा है, अराउंड द ऑर्गन्स भी पाया जाता है, राइट। लेकिन इस स्किन के नीचे एक फैट की लेयर बनी हुई है ना, या पैडिंग बनी हुई है। सेंटेंस का मीनिंग एक ही है। पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं कि ऐसे वाले एडिपोज टिश्यू का नाम, है ना, एडिपोज टिश्यू मेक्स अ लेयर और पैडिंग अंडर द स्किन। इसका क्या फंक्शन है, यानी इस टिश्यू का फंक्शन क्या है, रीजन क्या है, REASON। क्वेश्चन अब पूरा हुआ। कह रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फैट है और वो स्किन के नीचे है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि ये इंसुलेशन का काम करती है, यानी बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना के रखने में मदद करती है। इंसुलेशन का मतलब होता है बॉडी के टेम्परेचर को जो अंदर का है उसको बाहर आने से रोका जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आइरिस ऑफ आई कंटेन्स, पहले तो जाने आइरिस है क्या। एक अगर ये आई बनाई जाए, जो कॉर्निया का ये पार्ट है, उसके इस पार्ट को जहाँ इमेज बनती है, दिखती है कि इमेज बन रही है, वो है प्यूपल। और यहाँ जो मसल्स लगी हुई हैं इनको हम आइरिस कहते हैं, ये है आइरिस की मसल्स। अब आइए, कह रहे हैं आइरिस ऑफ द आई कंटेन्स मस्कुलर टिश्यू का नाम पूछ रहे हैं, तो यहाँ आपका आंसर होगा अनस्ट्रिएटेड मसल्स, है ना, अनस्ट्रिएटेड मसल्स, ये हो गया हमारा आंसर। सो आइरिस ऑफ द आई कंटेन्स अनस्ट्रिएटेड मसल्स। अब थोड़े से ना डिफरेंसेस देख लेते हैं, ऐसे डिफरेंसेस जो टिश्यू वाले चैप्टर से बनते हैं और बहुत इजी हैं। आइए देखिए क्या क्या है डिफरेंसेस के पेयर क्या बने। पहला हमने लिखा है कार्टिलेज, ठीक, और कार्टिलेज को हमें बोन से डिफरेंस करके बताना है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। हम सिंपल वर्ड लेते हैं, कार्टिलेज इट इज नॉन पोरस, POROUS, नॉन पोरस टिश्यू है, ये पूरा लिखते हैं सेंटेंस, आपको पूरा लिखना है एग्जाम टाइम में, that cartilage is a type of connective tissue which is non-porous। और अब आइए बोन में, बोन इज पोरस, POROUS, तो आपको लिखना है बोन इज द कनेक्टिव टिश्यू विच इज पोरस इन नेचर। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एक पॉइंट हमें ये मिला, और दूसरा पॉइंट ये है कार्टिलेज डज नॉट कंटेन, इट डज नॉट कंटेन, क्या नहीं होता इसके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती, है ना, तो इट डज नॉट कंटेन ब्लड एंड नर्वस सप्लाई। ये दो चीज नहीं है, ये दो चीज नहीं है, क्या नहीं है, डज नॉट कंटेन ब्लड सप्लाई एंड नर्वस सप्लाई, ठीक है। अच्छा, अब इधर पे यहाँ पे ये दोनों हैं, बोन्स कंटेन ब्लड सप्लाई एंड नर्वस सप्लाई। अब आइए स्ट्रिएटेड एंड अनस्ट्रिएटेड, किसकी बात हो रही है, मसल्स की, लिख लेते हैं, ये हो गई ये स्ट्रिएटेड मसल्स और अनस्ट्रिएटेड मसल्स। एक छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पे, आपको डिफरेंस में कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए स्ट्रिएटेड में ना इसका साइज जो है वो सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल माने क्या, ऊपर जैसा दिख रहा है वैसा ही नीचे। अनस्ट्रिएटेड में ये स्पिंडल शेप्ड है। अच्छा, स्पिंडल का मतलब ऊपर से पॉइंटेड, नीचे से भी पॉइंटेड,
तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे स्पिंडल शेप्ड। क्या लिखेंगे, आपको सेंटेंस पूरा लिखना होगा, आपको लिखना है अनस्ट्रिएटेड मसल्स आर स्पिंडल शेप्ड, राइट। और यहाँ क्या लिखना है, स्ट्रिएटेड मसल्स आर सिलिंड्रिकल, ऐसे, ये DRICL, यानी इसका शेप कैसा हो जाएगा, सिलिंड्रिकल, और ये यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज स्पिंडल शेप, राइट। अब हम न्यूक्लियस बनाते हैं, देखिए यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियस होगा, तो वर्ड यूज करेंगे यूनी न्यूक्लिएटेड, है ना, ऐसे, यूनी, वन, एक न्यूक्लियस है, तो ये लिखा यूनी न्यूक्लिएटेड, या और सिंपल करना चाहिए तो हम लिखेंगे सिंगल न्यूक्लियस, ये हमने लिख दिया सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ की कंडीशन में यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस लगाए हुए एक फाइबर में, तो आप लिखें मेनी, है ना, मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, NUCLEI, न्यूक्लियाई अपने आप में खुद ही प्लूरल है, तो यू कैन राइट दैट मैं न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन अ सिंगल फाइबर, पता चल रहा है कि अपने आप ही प्लूरल हो गया, खूब सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। एक और डिफरेंस ये होता है कि ये आपकी विल पावर के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, और ये आपकी विल पावर के, यानी नर्वस कंट्रोल यहाँ है और यहाँ नर्वस कंट्रोल नहीं है, यू विल राइट इन सेंटेंसेस। तीसरा पेयर कॉमनली पूछा जाने वाला है ब्लड में और लिम्फ में। कलर देखते हैं, ब्लड का कलर क्या है, रेड, यहाँ कलर क्या है, मोस्टली आप लिखते हैं व्हाइट है, चलेगा, ऑफ वाइट है, ये भी चलेगा, दोनों सही है, व्हाइट और ऑफ वाइट दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। क्यों ये रेड कलर का है, क्योंकि यहाँ RBCs आर प्रेजेंट, इसकी वजह से, है ना। और उधर क्या लिखेंगे, RBCs आर एब्सेंट, इसमें सबसे ज्यादा WBCs या लिम्फोसाइट ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसीलिए तो लिम्फ कहा जा रहा है, इसमें लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। ये हो गया आपका नेक्स्ट पेयर जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है। अगला ये लिगामेंट एंड टेंडन, आंसर लिखने का तरीका क्या है, लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू, ये भी है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ हम मस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं ना, ये मस्कुलर टिश्यू था, स्ट्रिएटेड और आरस्ट्रिएटेड ये मस्कुलर टिश्यू है। अच्छा, अब यहाँ लिगामेंट क्या है, लिगामेंट एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो इट कनेक्ट्स, ऐसे लिखते हैं, इट कनेक्ट्स, ठीक, वन बोन टू द अनदर बोन, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम करता है, इट कनेक्ट्स वन बोन टू एन अदर बोन, ऐसे, ये ठीक है, और इट कनेक्ट्स बोन टू बोन, और सिंपल हो गया। अच्छा, अब क्या करें, टेंडन में क्या लिखेंगे, इट कनेक्ट्स, ये भी जोड़ने का काम कर रहा है, इट कनेक्ट्स क्या, मसल्स, MUSCLS, मसल्स टू बोन। अगर आप बोन टू मसल्स लिख रहे हैं ना तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, एक सीक्वेंस से लिखने का, सो योर आंसर विल बी दैट इट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन। किसकी बात हो रही है, टेंडन की। तो चार तो आपके डिफरेंसेस कॉमनली पूछे जाने वाले टॉपिक जो कि टिश्यूज में पूछे जाते हैं। अब ना एक लास्ट आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि डायग्राम कौन सा ड्रॉ करने को आएगा। तो बेसिकली इस टिश्यू चैप्टर में मैं देखती हूँ कि एक न्यूरॉन दिया होता है जो ड्रॉ करने को आता हो। कभी कभी ना बहुत वियर्ड तरीके से आप लोग ड्रॉ करते हैं, बहुत सिंपल है। कोई भी चीज़ एक रेशियो में बनाई जाती है। सबसे पहले तो एक एरिया ले लीजिए कि हमें बनाना कितने हिस्से में है। कंसिडर करिए आप 6-7 लाइन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ऊपर की कुछ लाइन्स में एक सर्कल खींचना है। सर्कल नहीं बन रहा, कैसे बनाए, तो एक रफ स्केच खींच लीजिए ऐसे प्लस की तरह, और इस प्लस को आप ऐसे ऐड कर दीजिए, बन गया गोल सर्कल। अंदर का ये हटा दीजिए। एक बात हमेशा याद रखें बच्चों, कोई भी डायग्राम बहुत फाइन टिप वाली पेंसिल से नहीं बनता। डायग्राम बनाने के लिए टिप है ना थोड़ी ब्लंट होनी चाहिए, बहुत जल्दी बनेगा। अभी हमने बना लिया, इसके बाद ऐसे एक यहाँ 1 2 3 4 5 6 इतना हिस्सा थोड़ा सा क्लियर कर लिया। यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रांच बनाया क्योंकि हमें इसमें एक्सॉन बनाना है। देखिए कितनी स्मूथली बन रहा है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ बनाने के लिए। ऐसे हो गया। अब इसके कुछ ब्रांचेस यूं बना देने, यूं, ये चले गया यूं, ऐसे 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 ऐसे, और ये आपको एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आएगा। यूं दिखा दीजिए, ये ऐसे हो गया,
इसको भी थोड़ा सा ब्रांच दिखा दीजिए, ये भी ऐसे ही ब्रांच दिखा दिया, और ये भी। कोई डायग्राम अगर आ रहा है एग्जाम में और वो आपसे 3 मार्कर में पूछ रहा है, कंसीडर करिए इसकी मार्किंग स्कीम आपसे कह रही है 3, तो आपको 1 + 1 + 1 इस तरीके से मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। तो 1 नंबर तो आपको उसके प्रेजेंटेशन के मिल रहे हैं ना, आपने कैसे बनाया। तो इट्स वेरी इजी, हमने ये बनाया, यहाँ पे हम एक न्यूक्लियस लगा लेते हैं, थोड़े से नीजल्स ग्रैन्यूल लगा लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर हम एक कवरिंग बना देते हैं। इस कवरिंग को यहाँ से पूरा ऊपर टॉप से बस स्टार्ट करिए, थोड़ा सा नीचे रखिए, गैप रखिए, और ये हमने बना लिया, हमने माइलिन शीट की कवरिंग बना ली। ठीक है, अब यहाँ ये साइटोप्लाज्म बना लिए, देखिए बन के बिल्कुल तैयार हो गया, कुछ मिनट्स लगे होंगे हम हार्डली। ये हमने लिख लिया CYTON साइटोन, और ये हमने लिख लिया एक्सॉन। इतना काम तो करना ही करना है, और उसके बाद कोशिश करिए कि जितनी लेबलिंग आपको करनी है वो आप इसके इस साइड में करें, है ना। डायग्राम जो आपने ड्रॉ किया है उसके इस साइड में आपको लेबलिंग करनी है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ डेंड्राइट्स लिखना है तो ये लेबलिंग हो गई, ऐसे करना है, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म लिखना है ऐसे हो गया, माइलिन शीट लिखना है यूं। कम से कम स्केल सीधा नहीं तो हाथ से भी सीधे खींची जा सकती है। नोट्स ऑफ रेनवियर लिखना है, ये लिख लिया, टर्मिनल बटन लिखना है, ये लिख लिया। आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया DENDRI, ये डेंड्राइट्स हो गए। और यहाँ पे जो हमने लिखना है ये NUCLEUS हो गया, ये हमें लिखना है साइटोप्लाज्म, तो ये हमने साइटोप्लाज्म लगा दिया। यहाँ माइलिन शीट MYELINSHEATH लगा दिया, माइलिन शीट। नोट्स ऑफ रेनवियर है ना, तो R कैपिटल होगा, ये कर दिया हमने। और ये हमारा टर्मिनल ब्रांच है ना, तो ये टर्मिनल ब्रांच हो गया। और कुछ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है नीचे डायग्राम के। हमेशा अगर ये ड्रॉ करने को आया है तो आपको डायग्राम के नीचे डायग्राम का नाम लिखना चाहिए, बस आपके लिए इतने लेबलिंग्स बहुत है। तो थैंक यू सो मच, आपका एक लाइक मेरे लिए लाइफ की तरह काम करता है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बाय बाय।